हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं शिक्षण अभिरुचि और डिटेल्ड क्लास तो हमारी बीच बीच पर हो ही रही हैं। और उसके लिए देखो, शिक्षण अभिरुचि के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 1 आ रहा है। मॉक टेस्ट तो हमारे होते रहते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस टेस्ट के बेस्ड पर है। प्रैक्टिस आप लोगों की इस टेस्ट पेपर से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, देखो एलटी एग्ज़ाम कहीं आप लोग बहुत डाउटफुल हैं। कहीं के मैं मैसेज देख रहा हूँ कि यही चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम मार्च में होगा या नहीं होगा। मान लो बाय द वे, अगर मार्च में नहीं भी होता है, अगर मान लेते हैं अप्रैल में चले गया, तो क्या आप लोगों को तैयारी छोड़ देनी है? देखो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए। 98% 99% मैं कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम मार्च में होना पॉसिबल है। और आप देखिएगा मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है अभी भी। तो सीरियस होकर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। जैसे आप लोग तैयारी करना चाहते हैं वैसे तैयारी कीजिए। बाकी एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा तो इसको सोचने का कोई भी अभी वक्त नहीं है। तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अच्छी चीज़ों में इस चीज़ को, अभी समय को अपना व्यतीत कीजिए। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 1, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आज का ये टेस्ट बहुत ही एक बेहतरीन टेस्ट है साथियों। इसमें आपको नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर ये क्वेश्चन लिए हैं यूजीसी नेट से, और यहाँ से हूबहू क्वेश्चन जो हैं वो एलटी के एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये नेट से क्वेश्चन रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद भी ये बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों, आप जानते ही हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। अगर हम मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं तो अरस्तु मिलता है कहीं कहीं पर, अरस्तु। और कहीं पर आप विलियम जेम्स महोदय, उनका भी नाम देख लेंगे। और कहीं कहीं पर आप विलियम वुंट का नाम भी देखेंगे, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो ये तो हम लोग भाई बात कर चुके हैं, है ना। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक विलियम कौन, जेम्स या फिर विलियम वुंट, है ना। तो ये भाई हम बात कर चुके हैं विलियम वुंट के बारे में कि अंतर्दर्शन को इस संप्रदाय में अपनाया जाता है। अंतर्दर्शन जो विधि होती है, एक ये कह सकते हैं कि जो संरचनावाद है, जो हम एक वाद हम पढ़ चुके हैं संरचनावाद के बारे में। तो ये संरचनावाद संप्रदाय के ये जनक भी हैं। एक प्राचीन और एक प्रथम एक संप्रदाय था संरचनावाद। और इसके अंतर्गत जो जो सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि, उस अंतर्दर्शन विधि को इस संप्रदाय में अपनाया गया है ना। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। हम इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने जब संरचनावाद संप्रदाय पढ़ा था। इसलिए उस जो संरचनावाद जो संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि। तो ये तो भाई अभी डिस्कशन कर दिया है, तो इस पर समय ज़ाया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है अंतर्दर्शन विधि। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्दर्शन विधि ये जो है सबसे प्राचीन विधि भी है, और संरचनावाद संप्रदाय जो प्रथम संप्रदाय है जो निर्मितवाद की बात करता है ना। तो ये जो है वही अंतर्दर्शन विधि है। ठीक, जो आपके जो प्रयोगशाला थी, ये प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी ये बताया था हमने। जर्मनी का एक लिप्जिंग शहर है, बल्कि लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है उसी विश्वविद्यालय में
ये प्रयोगशाला खोली गई थी। अब तो लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय अब ये नाम परिवर्तित हो गया है। तो अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वो लिपजिंग विश्वविद्यालय जाना जाता है। ठीक, चलिए, जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? देखो, बहुत इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम बात भी कर चुके हैं। तो व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, या अंतर्दर्शन विधि, या फिर समाजमिति विधि? स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? तो इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं भाई। कहा था हमने कि स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करता है ना। तो ये क्या है? अंतर्दर्शन, सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आत्मनिष्ठ विधि है एक। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या वो साक्षात्कार विधि है या फिर प्रश्नावली विधि है? देखो, ये दो जो ऑप्शन है ना, इसमें कन्फ्यूजन है भाई। कहीं कहीं पर ये प्रश्नावली विधि इसका सही जवाब देते हैं, कहीं इसको साक्षात्कार विधि भी माना गया है। तो आप क्या जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का? ये आप लोगों को कमेंट करना है कि बी या फिर डी। ए और सी तो नहीं होंगे। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली विधि भी। ठीक है भाई, मुझे प्रश्नावली विधि भी इसका आंसर सही लग रहा है। और नेट में भी यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर की भी डी माना गया था, लेकिन कहीं कहीं पर हम बी भी देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब मुझे कन्फ्यूजन है। तो थोड़ा बी और डी में जो आंसर है इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को दे दूंगा फिर कुछ टाइम में। ठीक है, तो आप लोग भी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो हम विधियां भी पढ़ लेते हैं, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं साथ साथ में। तो आपको बताना है कि अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है, अचेतन मन पर, चेतन की बात नहीं हो रही, अचेतन मन पर, तो अचेतन मन पर ये फ्रॉयड ने किया है। और उनका मनोविश्लेषणवाद जो है बहुत प्रचलित है। तो विश्लेषणात्मक विधि जो है ये अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री है? तो कुछ सहायक सामग्री, आपको नए सहायक सामग्री भी देखने को मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान, वर्किंग मॉडल ऑफ एयर मिल। बी है टेप रिकॉर्डर। सी है 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। उपरोक्त सभी। तो ये टेप रिकॉर्डर तो है ही, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर ये भी एक शिक्षक सहायक सामग्री है, और हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान ये भी क्या है? एक शिक्षक सहायक सामग्री है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अधिगम यानी कि सीखने में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन देखते हैं। आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन में, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकती है, इंग्लिश में देख लें। कन्वर्टेड टू मास्टर पीसेस, तो ये ऑप्शन है। बी है आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके। और सी है प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना। डी है सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। तो शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है वो होता है सतत, कंटिन्यूअस निदान, और निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। तो इसका प्रबंध करना ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम यानी कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। सबसे उपयुक्त उद्देश्य तो कई हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य बताना है।
ए ऑप्शन है व्यक्तिक समायोजन, बी है व्यवहार का रूपांतरण, सी है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना और डी है अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। ये तो भाई बेहतर नहीं है भाई, है ना। ये तो फिर रोजगार के लिए तैयार करना, ये सी देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना और बी है व्यवहार का रूपांतरण। देखो भाई, हम अधिगम की परिभाषा ही देते हैं कि वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, है ना। तो व्यवहार का रूपांतरण, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये जो है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त जो उद्देश्य है वो व्यवहार का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 10, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं क्या उनके साथ क्या करना चाहिए भाई। ये ऑप्शन है उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में भी आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। बी है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। सी है उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो बाधा न डालने की, तो ये तो भाई नेगेटिव सेंस हो गया। उन्हें कक्षा में सवाल पूछने रहने, ये हो सकता है, चलो मान सकते हैं। बी है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा की बात हो रही है तो कक्षा के बाद की बात, इसको भी हटा देते हैं। तो 2 ऑप्शन बचे हैं। इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है कक्षा में सवाल पूछेंगे बच्चे तो उनके साथ ये टेक्निक, ये प्रविधि अपनानी चाहिए एक शिक्षक को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। हमेशा सवाल पूछते रहने के ऊपर प्रोत्साहित, भाई इससे बेहतर आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो एक चुनौतीपूर्ण क्या है भाई, ये है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। तो ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है ऐसा, है ना। गृह कार्य अगर बच्चे को ज़्यादा ना भी दें तो फिर भी कक्षा कार्य से बच्चे में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। बी ऑप्शन है शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। भाई लग रहा है, ठीक लग रहा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और डी है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो ये भी कोई, ये तो टीचर का एक काम ही है भाई प्रश्न पत्र तैयार करना। तो ये चुनौतीपूर्ण नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया को ये शिक्षण होना चाहिए था। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक, बिल्कुल रोचक, रुचिपूर्ण, कक्षा का वातावरण जो रुचिपूर्ण बनाना, ये एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है भाई। अगर टीचर का सिलेक्शन हो गया इसका मतलब कि उसको ज्ञान है, नॉलेज है, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना है ताकि बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लें, बच्चों को टॉपिक क्लियर हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो ये बी ऑप्शन एक सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा क्वेश्चन भाई थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में कौन से कथन जो समुच्चय जो सेट अभी देखेंगे आप यहाँ, जैसे ये ABCD में सेट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्वीकार्य कथन है ये आपको बताना है अधिगम संबंधों के संदर्भ में। शिक्षण अधिगम संबंध पहला पढ़ते हैं। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। चलिए मान लेते हैं भाई, है ना, कि परीक्षा में असफल अगर टीचर के छात्र अगर असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था भी क्या है, असफल हो रही है। तो ये हो सकता है भाई। बी सेकेंड है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, चलो मान लेते हैं। थर्ड है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, सीखने के बिना, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। चलिए शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये तो भाई गलत है भाई। शिक्षण के बिना शिक्षण, टीचिंग जरूरी थोड़ी ना है। कुछ सीखने के लिए हम कहीं से भी सीख लेते हैं, है ना, चलते फिरते भी हम लोग सीख लेते हैं।
तो उसके लिए टीचिंग की कोई आवश्यकता, मोबाइल से ही सीख लेते हैं। किसी दूसरे कोई आया कोई पर्सन अपने गार्जियन से ही, या फिर कोई इधर उधर चल रहे हैं, चलते फिरते भी हम लोग सीख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, शिक्षण के बिना ही अधिगम होता है करके। तो ये तो भाई सही कूट नहीं, यानी कि चौथा जहाँ जहाँ पर है ऑप्शन में उसको हटा लीजिए। ये है, यानी कि ए और सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब नहीं होंगे। अब देखते हैं, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु बहुत सीखता भी है। कोई कोई शिक्षक, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर हो रखी है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है, ऐसा होना चाहिए था, किंतु बहुत सीखना भी है। चलो सीखता भी है भाई, टीचर तो सीखता ही है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कॉन्टेस्ट किया जाने वाला अधिगम, इसको भी चलो अभी छोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचे हैं। तो फर्स्ट सेकेंड तो दोनों ऑप्शन में है ही हैं, तो इसको हमने ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई थी, हमने देख लिया था। और अब है थर्ड या फिर हाँ फिफ्थ भी सब में है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु बहुत सीखता भी है, सही है ये भी। अब है छठा और पांचवा, कोई, हाँ पांचवा तो ठीक है ही, है ना, पांचवा ठीक है। तो पांचवा तो यहाँ भी है। अब है दोनों में, इसमें छठा है और यहाँ थर्ड है। थर्ड क्या है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, बिल्कुल सीखने के बिना शिक्षण हो सकता है। तो ये बी ऑप्शन का सही जवाब हो जाता है। कभी कभी हमें कोई चीज़ अगर नहीं भी, मान लो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, है ना, तो ये समझ नहीं आने के बावजूद भी हमने इसका सही जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, परिचर्चा विधि द्वारा, पाठ्यपुस्तक विधि द्वारा। भाई श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, परिचर्चा विधि, इसमें भी कूट है क्या? नहीं है। चलिए, अब इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा भी अधिकतम प्रतिभागिता संभव होती है, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा प्रतिभागिता संभव होती है परिचर्चा विधि द्वारा। जब परिचर्चा होती है बच्चों के साथ, जब बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो इसमें छात्र एक्टिव रहते हैं और उनकी अधिकतम प्रतिभागिता होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी कूट दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? संवादात्मक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि संवादात्मक क्या होता है भाई? संवादात्मक होता है जब एक शिक्षक और छात्र के मध्य जब वार्तालाप होती है, वो होता है संवादात्मक। ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य जो है वो परस्पर वार्तालाप होता है। ठीक है, वार्तालाप होती है तो संवादात्मक कहलाएगा। तो ये प्रदर्शन विधि में होती है संवादात्मक, समस्या समाधान में चौक और वार्तालाप विधि, और दल शिक्षण आधारित विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति, अनुशिक्षण। देखो भाई, अनुशिक्षण जो है ये तो संवादात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ है भाई? हाँ, ये मिल गया हमें। तो ये अनुशिक्षण, और सेकेंड समस्या समाधान विधि में भी जो है इसमें भी शिक्षक छात्र के मध्य वार्तालाप होती है, ये भी ठीक है। और थर्ड चौक और वार्तालाप, इसमें तो वार्तालाप खुद ही आ गया है। ठीक, तो ये भी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ दल शिक्षण आधारित विधि, उसमें वार्तालाप नहीं होती। दल शिक्षण में टीम टीचिंग है ना। ये तो टीम टीचिंग में क्या करते हैं? टीम टीचिंग अलग अलग जो कौशल होते हैं उनके लिए उपयुक्त, ये कह सकते हैं कि ये शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ये विधि अपनाई जाती है। तो इसमें विद्यार्थियों का ज़्यादा हस्तक्षेप, इसमें वार्तालाप उनके साथ नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग के अच्छे कमेंट होते हैं, उससे और उत्साह आता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि
हाँ जो हम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहिए करके। और किस प्रकार के क्वेश्चन लगे आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अंतिम क्वेश्चन है, किसी शिक्षण स्तर में निम्नतम स्तर के अधिगम परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस ये होना चाहिए था, किस शिक्षण स्तर में, ठीक है, किस शिक्षण, क्योंकि शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका स्मृति स्तर, एक होता है आपका ये अवबोध स्तर या बोध स्तर वो जो बोलते हैं, और एक होता है आपका ये सबसे उच्चतम स्तर जिसको बोलते हैं चिंतन स्तर, ठीक है। तो ये तो उच्चतम स्तर होता है, चिंतन स्तर सबसे उच्चतम, और स्मृति स्तर होता है जो ये निम्नतम स्तर होता है। तो ये स्मृति स्तर, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्मृति स्तर में क्या होता है, ये रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है हमें स्मृति स्तर, ठीक है। और इसको अधिगम का ही नहीं बल्कि अभिप्रेरणा का भी न्यूनतम स्तर कहा जाता है स्मृति स्तर को, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस भी बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, या डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपनी विचार ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं आगे, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, और मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका समय पर ही हो रहा है, और समय कम है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।